Hello everyone, welcome to my channel. This is Priya Bhargav. Today we are going to do part 4 of Unit 1, Block 4, MPCE 013, that is MAPC second year students who have opted for clinical psychology. This video is for you guys. मैंने ऑलरेडी 3 पार्ट बना दिए हैं और उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा. सो काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन सेक्शन. आज का जो हमारा टॉपिक है वो साइकोथेरेपी विद एडोलेसेंट्स है. अब एडोलेसेंट्स का जब जिक्र आता है तो ये वो टीनेजर्स है जिनकी जो एज है उसमें ही स्पेलिंग में टीन वर्ड आना शुरू हो जाता है. सो अगर आप देखेंगे तो 13 ऑनवर्ड्स 13, 14, 15 टीन टीन आ रहा है ना, एंड 19 तक जाता है. तो ये वो कैटेगरी के उनको हम एडोलेसेंट कैटेगरी में डाल देते हैं. अब इनकी साइकोथेरेपी अलग होती है एडल्ट से, ऑफ कोर्स, क्योंकि इनके अंदर जो ट्रांजिशन आ रहा होता है वो एडल्ट्स में आ चुका होता है ना. हम एक फेज से गुजरते हुए एडल्ट होते हैं. सो सिमिलरली चाइल्डहुड के बाद एडोलेसेंस आती है. तो एडोलेसेंस एक ट्रांजिशन का टाइम है जिसमें बच्चा खुद कंफ्यूज होता है कि वो एडल्ट है कि चाइल्ड है, क्या है उसको. एंड देन उसको ट्रीट करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है. उसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं, उसमें कॉग्निटिव चेंज आता है, सोशल, इमोशनल, फिजिकल चेंजेस आने लगते हैं जो उसके पूरे बिहेवियर को बदल देते हैं. वो किस तरह से सोचता है उसको बदल देते हैं. एंड थेरेपेटिक जो अप्रोचेस हैं जो इन एडोलेसेंट्स को हेल्प कर सकती हैं वो हमें ज़रूर लगाना चाहिए इसमें, सो दैट बच्चे में जो चेंज आ रहा है ना वो बहुत स्मूथ रहे. उसको ऐसा ना लगे कि मेरी लाइफ में पता नहीं क्या हो गया है. सो पहली हम बात करेंगे डेवलपमेंटल कंसिडरेशन के बारे में, मतलब बच्चे में डेवलपमेंट के बेसिस पे क्या चीज़ें आ रही होती है. सो जो रेंज है वो तो बहुत बड़ी है, जैसे कि फिजिकल चेंज तो आ ही रहा होता है. वो सोशली कैसे इंटरेक्ट कर रहा है वो भी इम्पॉर्टेंट होता है ना. सोसाइटी के साथ कैसे उठ बैठ रहा है, किस तरह का बिहेवियर शो कर रहा है. एंड देन कॉग्निशन, मतलब किस तरह से चीज़ों को प्रोसेस कर रहा है. आप जब उससे बात कर रहे हैं तो आप देखेंगे कभी कभी बहुत अड़ियल से हो जाते हैं ये लोग, या फिर कई बहुत ऐसे दब्बू से हो जाते हैं. सो ये वो किस तरह, एंड हर छोटी छोटी बातों में चिढ़ जाएंगे या दुखी हो जाएंगे या रोना चिल्लाना शुरू कर देंगे. ये वाली चीज़ें आप देखेंगे. एंड देन इमोशनल चेंजेस भी, जैसे मैं बताया कि इमोशंस, मूड बहुत चेंज होता है इनका. तो ये वाली चीज़ें आप एडोलेसेंस में नोट करेंगे. डेवलपमेंटल चेंजेस और जो भी इश्यूज इनमें आ रहे होते हैं, इन दोनों को हम क्लिनिकल ट्रीटमेंट प्लान से ठीक कर सकते हैं. लेकिन हमारा जो ये पूरा प्लान है वो किस तरह से डिज़ाइन किया गया है वो बहुत मैटर करता है. डेवलपमेंटल चेंजेस में प्यूबर्टी भी शामिल है एक, और जो इनके ऑपरेशनल थॉट्स होते हैं उनका आना. अंदर कंफ्यूज होना कि एडल्ट आइडेंटिटी के बारे में कंफ्यूज होना कि हम एडल्ट हैं कि हम चाइल्ड हैं, क्या हैं. एंड देन इनके जो रिलेशनशिप्स अपने पीयर ग्रुप के साथ होते हैं, मतलब अपने फ्रेंड्स के साथ होते हैं, वो किस तरह का है उसको, उस पे हम लोगों का ध्यान होना चाहिए. एंड देन वो पेरेंट्स पे विश्वास करना कम करने लगते हैं. उनका रिजिलियंस जो होता है पेरेंट्स पे वो कम होने लगता है. उनकी गाइडेंस पे उनको भरोसा नहीं होता, उनके सपोर्ट पे इनको भरोसा नहीं होता और ये लेना भी नहीं चाहते हैं. फिर इनके वोकेशनल गोल्स भी एक ऐसी चीज़ है जो इनके दिमाग में चल रहे होते हैं कि हम आगे जाके क्या बनेंगे, हमें क्या करना है लाइफ में, मेरे दोस्त ने तो डिसाइड कर लिया, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा इंटरेस्ट क्यों नहीं आ रहा है ना. ऐसे वाले क्वेश्चंस खुद से करने लगते हैं. एंड देन इनके सेक्सुअल इंटरेस्ट, आप देखेंगे कि इस एज के बच्चे जनरली डेटिंग में पड़ जाते हैं, एक दूसरे को डेट करते हैं, एक दूसरे को लाइक करने लग जाते हैं. ये चीज़ें भी आप देखेंगे. एंड देन इनके जो खुद के बिलीव्स डेवलप हो रहे होते हैं, इन्होंने जो अपना एक वैल्यूज़ एंड स्टैंडर्ड सेट कर लिया होता है, इन सब चीज़ों में ये फंसे हुए होते हैं. नाउ अब हम बात करने वाले हैं प्यूबर्टी के बारे में. प्यूबर्टी में क्या क्या चीज़ें हम नोटिस करेंगे. प्यूबर्टी बेसिकली जब आती है तो बॉडी में बहुत सारे चेंजेस लेके आती है. हार्मोनल चेंजेस आते हैं, फिजिकल चेंजेस आते हैं, और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना प्यूबर्टी में, ये बच्चे को कंफ्यूज कर देता है, बहुत बुरी तरह से कंफ्यूज कर देता है. उसको समझ नहीं आता, वो एक्साइट हो, वो एडल्ट जैसा दिखने लगा है तो उसको मतलब जैसा, एग्जैक्ट एडल्ट नहीं लेकिन उनके जैसा दिखने लगा है, तो वो कभी कभी उसको एक्साइट करेगा, कभी कभी डिसअपॉइंट करेगा, कभी कभी उसको ये बड़ा चैलेंजिंग लगेगा कि खुद को कैसे हैंडल करे. सो इसको जो फिजिकल मैच्योरेशन जो इसमें आ रहा होता है उसमें एडजस्ट होना, इसको ये सिचुएशन बड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है इनके लिए. जो फिजिकल मैच्योरेशन
आप देखेंगे इसका इफ़ेक्ट ये भी होता है कि इनका साइको सोशल डेवलपमेंट पे भी आपको नज़र डालनी पड़ेगी। ये किस तरह से अडेप्ट कर रहे हैं अपनी सारी चीज़ों को, उस पे भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। जैसे जेंडर के बेसिस पे भी आप देख सकते हैं, लड़के अलग तरीके से बिहेव कर रहे होते हैं, गर्ल्स अलग तरीके से कर रही होती हैं। देन उनके जो एज है, प्यूबर्टी का ऑनसेट होना, ये एक चीज़ है जिस पे आपको जब भी आप सेशंस प्रिपेयर करेंगे एडोलेसेंट्स के लिए, तो आपको किन किन फैक्टर्स पे ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ों पे आपकी नज़र होनी चाहिए। उनका जो मैच्योरिटी है अपने पीयर ग्रुप के साथ वो कैसी है, उस पे आपको नोटिस करना होगा। देन कल्चरल, फ़ैमिलियल, कम्युनिटी जो बिलीव्स हैं, वो किस तरह का और इन पे किस तरह का इम्पैक्ट डाल रहे हैं, उन चीज़ों पे भी आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि कल्चर बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। जिस कल्चर से वो आ रहे हैं, फैमिली कल्चर किस तरह का है, किस तरह की कम्युनिटी में वो ग्रो हो रहे हैं, कैसा एनवायरनमेंट है, ये वाली चीज़ें, एंड फैमिली के अंदर किस तरह का बिहेवियर है, ये सारी चीज़ें मैटर करती है। हार्मोनल चेंजेस जब आते हैं ना प्यूबर्टी में, तो वो बहुत सारे चेंजेस भी लेके आते हैं। इनको एंगर का इशू हो जाएगा, फिर इनके पेरेंट्स के साथ जो बिहेवियर है या रिलेशनशिप है, उसमें भी आपको ज़्यादा अपोजिशनैलिटी दिखाई देगी। मतलब वो ज़्यादा अगेंस्ट जाएंगे, पेरेंट्स जो भी बोलेंगे उनकी बात नहीं मानना, कुछ और ही करना है। आप देखना कभी एडोलेसेंट के पेरेंट्स से बात करना, इस ये तो सुनता ही नहीं है, ये तो सुनती ही नहीं है, ऐसे वाले डायलॉग ज़रूर होते हैं उनके स्टेटमेंट्स में। सो आपको ये ध्यान रखना है। एंड देन उनके सेक्सुअल बिहेवियर्स, उनका एग्रेशन, मूड, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं हमें जिस पे ध्यान दे सकते हैं हम जब भी सेशंस के लिए हम किसी एडोलेसेंट से मिलते हैं। जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं प्यूबर्टी में, वो अगेन बहुत सारे, जैसे मैंने बताया, इम्पैक्ट तो करता ही है इनको तरह तरह से। इस चीज़ को इन्होंने तरह इसमें इस पैराग्राफ में अगर आप देखें तो कई बारी इन्होंने एक ही चीज़ को तरह तरह से बताया हुआ है। आई विल ट्राई टू कट इट शॉर्ट। सो जो फिज़िकल मैच्योरेशन जो है ना एडोलेसेंट्स में, उसका बहुत इम्पैक्ट होता है इनके खुद के सोशल स्टेटस के ऊपर भी। किस तरह से वो खुद को देखते हैं, पीयर्स के साथ उनका बिहेवियर कैसा है, उनको किस तरह से देखते हैं, फैमिली मेम्बर्स को वो किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, एंड कम्युनिटी के साथ कैसे बिहेव कर रहे हैं। तो टीनेजर्स जो होते हैं ना, वो ऐसे तो हमें मैच्योर नज़र आएंगे देखने में, थोड़े बहुत बिहेव, जब आप अंदर से देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि वो बस सोशली, इमोशनली एंड कॉग्निटिवली मैच्योर दिख रहे हैं, बट अभी भी वो कंफ्यूज स्टेट में है, वो अभी भी कॉन्फ्लिक्ट्स में फंसे हुए हैं। सो इन चीज़ों को आपको नोटिस करना होगा। फिर जो रेंज ऑफ थॉट्स एंड फीलिंग्स इनके अंदर आएंगी ना, हर एक चीज़ को लेकर आएगी, सेक्सुअल मैच्योरेशन के ऊपर भी आएगी, फिजिकल मैच्योरेशन के ऊपर भी आएगी। इनके जो थॉट्स होते हैं, फैंटेसीज होती हैं, इनके जो एक्सपेक्टेशंस होते हैं, वो भी एज के साथ चेंज हो रहे होते हैं, इस ट्रांजिशन में चेंज हो गए होते हैं। उनका जो लाइफ पे और रिलेशनशिप्स में इम्पैक्ट होता है, वो भी हम नोटिस कर सकते हैं। एंड देन साइकोथेरेपी में ये सारे टॉपिक्स पे हम उससे बात कर सकते हैं एडोलेसेंट से। एंड पर्टिकुलरली जो टीन्स होते हैं ना, ये कभी कभी आप ये भी देखेंगे वो सेटिस्फाइड नहीं है। जो भी चेंजेस उनके अंदर आ रहा है, उनके अपीयरेंस में आ रहा है, कुछ होंगे जो बहुत खुश होंगे कि हाँ चलो हम तो बड़े हो रहे हैं, कुछ कुछ और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो डिससेटिस्फाइड होंगे। उनके रिलेशनशिप्स पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा सबके साथ, चाहे पेरेंट के साथ रिलेशनशिप है, चाहे फ्रेंड्स के साथ। नाउ कॉग्निटिव डेवलपमेंट मतलब दिमाग में किस तरह से एक एडोलेसेंट सोचता है। तो डेवलपमेंटल चेंजेस जब हो रहे होते हैं इनके अंदर, सो आप देखेंगे कि इनके इमोशंस एंड बिहेवियर्स भी इन्फ्लुएंस होते हैं, एंड ये किस तरह से चीज़ों को रीजनिंग करते हैं, उस पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। सो ये अपने एक्सपीरियंसेस एंड मोटिवेशंस जो होते हैं, इसको किस तरह से रिफ्लेक्ट करते हैं, उसको आपको देखना होगा। फिर जब ये ऑल्टरनेटिव इंटरप्रिटेशंस किसी इवेंट के कैसे निकाल सकते हैं, उसको भी नोटिस करना होगा कि वो किसी इवेंट को किस तरह से इवैल्यूएट कर रहे हैं, किस तरह से इंटरप्रेट कर रहे हैं, क्या बाकी लोग जैसे करते हैं वैसे ही कर रहे हैं ये लोग। एंड देन आप इनको, इनके बिलीव्स एंड एटीट्यूड्स को क्रिटिकली एग्जामिन कर सकते हैं सेशंस में। सो जब आप ये सारी चीज़ें नोटिस करेंगे ना, तो आपको बहुत बहुत सारा उनका पर्सपेक्टिव समझ में आने लगेगा। एक टर्म आया है यहाँ पे, हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग। तो किस तरह से वो रीजनिंग करते हैं चीज़ों की, किस तरह से डिडक्शन वाले मेथड से रीजनिंग करते हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं ये। सो इनका जो इंसाइट ओरिएंटेड
एंड कॉग्निटिव बिहेवियरल इंटरवेंशंस है ना, वो इस सिचुएशन में बहुत हेल्प करेगी। देन इनके फॉर्मल ऑपरेशनल थॉट्स भी आना शुरू हो जाते हैं, किस तरह से चीज़ों को करना है, किस तरह से अपने आप से हैंडल करनी है चीज़ें। एंड ये है ना ईगो सेंट्रिक मैनर पे अप्लाई भी होती है इनके। इसका मतलब ये है कि जो एडोलेसेंट्स होते हैं ना, वो उनके खुद के अपने एक बिलीफ होगा दूसरों के बारे में, एंड उसी के बेसिस पे फिर ये अपने बिहेवियर एंड अपने अपीयरेंस के ऊपर काम करते हैं। इनको हर चीज़ का कंसर्न होता है, इमोशन से लेके, बिहेवियर से लेके, अपीयरेंस से लेके, इन सब चीज़ों का इनको कंसर्न होता है। और इनको ऐसा लगता है कि लोग ना इन्हीं की तरफ ध्यान दे रहे हैं और इन्हीं को ही वॉच कर रहे हैं, ये कैसे उठ बैठ रहे हैं, जबकि किसी को कोई मतलब नहीं होता है, इमेजिनरी ऑडियंस होता है इनका। तो इनको यही लग रहा होता है कि मुझे अच्छे से ड्रेसअप होना है, लोग नहीं तो मुझे जज करेंगे, कुछ भी चेंज आएगा तो बॉडी में तो उनको अजीब सा लगेगा, एंड वो यही सोचते रहेंगे, अपने में ही रहेंगे। एंड उनको ये लगेगा वही बड़े सिग्निफिकेंट है, उनकी इम्पोर्टेंस होना बहुत ज़रूरी है, इस तरह की चीज़ें होंगी। इनके बिहेवियर में भी बहुत फ्लक्चुएशन आपको नज़र आएगा। तो ईगो सेंट्रिक जो थॉट्स होते हैं ना इनके एडोलेसेंस के टाइम पे, इसमें इनकी टेंडेंसी होती है कि पर्सनलाइज इवेंट्स होते हैं इनके, अपनी सिग्निफिकेंस को बहुत मैग्नीफाई करके देखेंगे ये। फिर हर चीज़ को मिसपर्सीव कर सकते हैं, एंड उनके कॉन्सिक्वेंसेस भी मिसपर्सीव कर सकते हैं। इस तरह के ये बिहेवियर शो करेंगे आपको। नाउ इमोशनल एक्सपीरियंसेस भी इनके है ना बड़े इंटेंस होंगे, अगर आप देखेंगे अपने अपने पीयर ग्रुप के साथ। ये अपने हर एक दोस्त के साथ इतने इमोशनली अटैच होंगे कि किसी भी दोस्त को कुछ भी हो जाए तो ये उनके बिहाफ में अपसेट हो जाया करेंगे। इस तरह की चीज़ें भी आप देखेंगे। फिर जो दूसरों पे ट्रस्ट करने पे भी इनको शक होता है। ये सिर्फ अपने दोस्तों पे ट्रस्ट करते हैं और किसी पे ट्रस्ट नहीं करेंगे। सो इनको डिफ़िकल्टी होती है दूसरों पे ट्रस्ट करने पे। स्पेसिफिकली वो किस तरह से चीज़ों को समझते हैं। तो कॉग्निटिव बिहेवियरल साइकोथेरेपी जो है एडोलेसेंट के साथ जब हम करते हैं तो हम इंडिविजुअल को असिस्ट करते हैं मिसपरसेप्शंस को रिकॉग्नाइज करने में, एंड किस तरह से उनको मैच्योर फॉर्म में रीजनिंग करनी है चीज़ों को, वो डेवलप करने में हम हेल्प करते हैं। नाउ ऑटोनॉमी एंड इंडिपेंडेंस की बात करें, सो जैसे मैंने बताया ये पेरेंट्स की बिल्कुल बात नहीं सुनते, ये अपने आप को पर्सनल एफिकेसी इनमें बहुत ज़्यादा होती है। इनको ये लगता है कि हम अपने आप से सब कुछ कर सकते हैं, हमें किसी के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। एंड पीयर सपोर्ट जो होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इनके इनके दोस्त यार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, एंड उनको प्लीज़ करना या उनके ग्रुप में रहना इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ये बहुत सेंसिटिव होते हैं, और जो पीयर ग्रुप ने बोल दिया वो वैसा ही करना चाहते हैं, क्योंकि ये नहीं चाहते कि इनको ग्रुप से निकाल दिया जाए। सो इस वजह से ये इस तरह के बिहेवियर भी शो करते हैं। पेरेंट्स की अथॉरिटी को मानते नहीं हैं, क्वेश्चन करते हैं उनके बिलीफ सिस्टम पे, उनके एटीट्यूड्स पे, इन सब चीज़ों पे उनके क्वेश्चन रहते हैं हर चीज़ में। फैमिलीज़ में कुछ वैल्यूज़ हैं तो उसको भी वो इसी तरह से बिहेव करते हैं। देन अगर कोई क्लिनिकली डिस्टर्ब्ड एडोलेसेंट है, आया है आपके पास, सो वो फिर बहुत कम कंसर्न दिखाएगा एडल्ट सोसाइटी के बारे में। उसको कोई मतलब नहीं है कि वो उस सोसाइटी के नॉर्म्स में फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इस तरह का भी आप नोटिस करेंगे इसमें डिस्टर्ब्ड एडोलेसेंट्स के बिहेवियर में। एंड इनको जैसे मैंने बताया डिफ़िकल्टी होती है रिलेशनशिप में ट्रस्ट करने के लिए। तो ये जो एडोलेसेंट्स होते हैं ना, इनकी अपोजिशनैलिटी, रेजिस्टेंस एंड आइडेंटिफिकेशन जो होता है वो निगेटिव एस्पेक्ट में हमें देखना है कि वो पीयर कल्चर के साथ कैसे समझते हैं अपने आप को। एंड डेवलपमेंटल कॉन्टेक्स्ट में भी आप इसको नोटिस कर सकते हैं कि वो किस तरह से आइडेंटिफाई कर रहे हैं। फिर इनको इंडिपेंडेंट बनने में कभी-कभी डिफ़िकल्टी भी होती है, मतलब पेरेंट्स से तो वो उनको है ही इशू, पेरेंट्स से तो वो इंडिपेंडेंट होना ही चाहते हैं, चाहे उनको कितनी भी मुश्किल आए तो भी वो ये करेंगे ही करेंगे। इस तरह की इनमें बिलीफ आने लगता है, इनमें एंग्जाइटीज़ होने लगती हैं, ये कुछ अपनी ज़्यादा चलाना चाहते हैं, पेरेंट्स के अपोजिट जाना चाहते हैं, सेल्फ इमेज इनकी फ्लक्चुएटिंग होती है, ये अपने दूसरों के बिलीव्स को चैलेंज करते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते, खुद के बिलीफ होते हैं इनके। तो ये वाली चीज़ें हम नोटिस कर सकते हैं सेशंस में। सो एक नॉर्मेटिव डेवलपमेंट एंड क्लिनिकल डिस्टर्बेंस में बहुत थिन सी लाइन है
सो ज़रूरी नहीं है कि बच्चा गलत हो, कभी-कभी पेरेंट्स में भी प्रॉब्लम होती है, तो फैमिली में भी प्रॉब्लम होती है, वो भी हम नोटिस कर सकते हैं, जो हम आगे समझेंगे। नाउ कमिंग टू डिप्रेशन, तो 2 अप्रोचेज़ होती हैं जब हम डिप्रेशन की बात करते हैं। एक है सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, एंड दूसरी है इंटरपर्सनल साइकोथेरेपी फॉर एडोलेसेंट्स, आईपीटीए। तो ये 2 थेरेपीज़ हैं जो हम यूज़ करते हैं जनरली जब डिप्रेशन में होता है एडोलेसेंट। तो सीबीटी जो होती है वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव मानी गई है डिप्रेशन में हैंडल करने के लिए, क्योंकि हम इसमें क्या करते हैं, ऐसी स्किल्स बताते हैं जैसे गोल लिस्ट डेवलप करना, फिर एक अपना खुद का मूड कैसा है उसको मॉनिटर करना, फिर प्लीसेंट एक्टिविटीज़ में एंगेज हो जाना, सोशल स्किल्स को डेवलप करना, फिर ऐसी एक्टिविटीज़ में जाना जो उनको सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट या मास्टरी दिलाता है, रिलैक्सेशन सिखाना, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एंड निगोशिएशन सिखाना, ये वाली चीज़ें हम सिखाते हैं सीबीटी में। एंड देन कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस जहाँ पे है, जहाँ बायसेस है, उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है, माल एडिप्टिव थॉट्स हैं उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है, फिर रैशनल जो माल एडेप्टिव थॉट्स है ना उसको रैशनली कैसे आप सोच सकते हो, उस पर वर्क कर सकते हो, एंड देन रियलिस्टिक काउंटर थॉट्स को डेवलप करना, ये वाली चीज़ें इसमें आएंगी। तो स्पेसिफिक कॉग्निटिव बिहेवियरल टास्क जो सीबीटी में यूज़ होता है उसकी एक लिस्ट बनाई गई है। ये वही है जो मैंने अभी ऊपर पढ़ के बताया था कि थेरेपेटिक रैपो बनाना है पहले बच्चे के साथ, एडोलेसेंट के साथ, एंड देन एडोलेसेंट्स जो होगा और पेरेंट जो होंगे वो एक दूसरे ऐसा उनको लगना चाहिए या वाक़ई फ़ील होना चाहिए कि जो थेरेपिस्ट है ना उसको वो समझ रहा है उनके इश्यूज़। फिर जब आपने ये कर लिया तो अब प्रॉब्लम की शेयर्ड प्रॉब्लम लिस्ट डेवलप करना है, यानी कि पेरेंट की क्या प्रॉब्लम लिस्ट है एंड एडोलेसेंट की क्या प्रॉब्लम लिस्ट है। जब ये हो गया फिर हम रैशनल बताएँगे कि हमें कैसे आगे कैसे वर्क करना है। देन मूड मॉनिटर करेंगे, फिर प्लेज़रेबल इवेंट्स शेड्यूल करेंगे या मास्टरी एक्टिविटीज़ शेड्यूल करेंगे, रैशनल प्रॉब्लम सॉल्विंग शेड्यूल करेंगे, देन रियलिस्टिक काउंटर थॉट्स, रैशनल रेस्पॉन्डिंग, ये करेंगे। देन सोशल स्किल्स और एड्रेस सोशल विड्रॉल कहाँ पे हो रहा है उसको उसको एड्रेस करेंगे। फैमिली कम्युनिकेशन के बारे में बात करेंगे, असर्टिवनेस ट्रेनिंग के बारे में बात करेंगे, फिर रिव्यू एंड कंसोलिडेशन ऑफ गेन्स एंड प्रिवेंशन, रिलैप्स प्रिवेंशन, इसके ऊपर भी हम वर्क करेंगे कि फिर से दोबारा ना डिप्रेशन हो, उसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, एंड देन फॉलो अप सेशंस भी प्लान करेंगे। नाउ कमिंग टू इंटरपर्सनल थेरेपी जो है ये गेराल्ड क्लरमैन ने डेवलप की थी, जिसमें एडल्ट डिप्रेस्ड जो थे उनको ट्रीट किया गया था। सो उन्होंने इंटरपर्सनल डिफ़िकल्टीज़ जो एडोलेसेंट्स एक्सपीरियंस करते हैं उसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। जो उनकी ऑटोनॉमी वाली प्रॉब्लम है पेरेंट्स के साथ, जो हर चीज़ को वो चैलेंज करते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे, उनसे डिस्कस कर सकते हैं एडोलेसेंट से। देन उनके पीयर्स के साथ रिलेशनशिप कैसे है, या उनको कोई रिलेशनशिप के लॉस होने का कोई सिग्निफिकेंट इशू है, मतलब क्या दिमाग में ये चल रहा है कि उनके रिश्ते किसी के साथ अच्छे नहीं है, किसी दोस्त के साथ या कुछ ऐसा, या कोई रिलेशनशिप ख़राब हो गया तो उसको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी कोई चीज़ तो नहीं है। सो इसमें हम ये बात करते हैं, एंड देन हम इंटरपर्सनल जो फैक्टर्स हैं जो इसके डिप्रेसिव एपिसोड्स को क्या कारण है, और या फिर डिप्रेसिव एपिसोड्स को मेंटेन किए हुए हैं, वो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं उसके बारे में भी हम बात कर सकते हैं। मे बी उनकी जो एडोलेसेंट्स की रिलेशनशिप्स हैं वो कैसी है, नेचर एंड क्वालिटी कैसी है उस रिलेशनशिप की, एंड देन उनकी रिलेशनशिप में एक्सपेक्टेशंस क्या रहती हैं, क्या वो जो एक्सपेक्टेशंस रखते हैं वो उनको वैसी एक्सपेक्टेशंस मिली, जो रखते थे वैसा ही हुआ है उनके साथ इन रिश्तों में, फिर उनका जो गोल है रिलेशनशिप में वो क्या है, एंड वो किस तरह से अपने गोल्स को एकम्प्लिश करते हैं, ये वाली चीज़ें हम उनसे डिस्कस कर सकते हैं। एंड देन हमारा जो अटेंशन है ना वो उनके इस पे भी जाना चाहिए कि कौन कॉन्फ्लिक्ट्स तो नहीं है उनके किसी के साथ, या उनको किसी से सेपरेट होने का कुछ गिला तो नहीं है, या कुछ लॉसेस के बारे में तो नहीं सोचते हैं जो रिश्तों में लॉस हो जाता है, या उनका रोल चेंज हो गया है इस वजह से वो परेशान है, या इंटरपर्सनल डेफिसिट तो नहीं है, यानी कि सोशल विड्रॉल वाला प्रॉब्लम, आइसोलेशन का प्रॉब्लम, सोशल स्किल डेफिसिट का प्रॉब्लम, या सोशल एंग्जाइटी का प्रॉब्लम, ऐसी चीज़ तो नहीं है। एंड देन हम ये डिफ़िकल्टीज़ एनकाउंटरिंग सिंगल फैमिली होम, अगर एक सिंगल फैमिली होम्स है उसमें कोई डिफ़िकल्टीज़ तो नहीं आ रही हैं, उसके ऊपर हम बात कर सकते हैं।
सो यहाँ पे अगर आप देखें ना तो IPTA होना चाहिए, ITPA लिख दिया है, तो थोड़ा सा आप कंफ्यूज मत होना, ये ITP नहीं है, IPT है। ये देखिए IPTA। सो ये जो IPT है ये 12 वीक्स का प्रोग्राम होता है, जिसमें हम जितने भी सिम्टम्स रिड्यूस कर सकते हैं डिप्रेशन के, या सोशल फंक्शनिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं, या उसका जो डिप्रेसिव एपिसोड्स है वो बार बार ना आए, उसका रेट कम कर सकते हैं, इस पे हम वर्क करते हैं इन सेशंस में। सो ये अच्छे हैं, अच्छी थेरेपी है एक तरह की। एक और थेरेपी की बात की गई है, वो है साइको डायनामिक साइकोथेरेपी। ये ना डिप्रेशन को ट्रीट ज़रूर करती है। कैसे ट्रीट करती है? अ, जब हम ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि बच्चे के अंदर उसके डिफेंसेस क्या हैं, एंड उस बच्चे को एड्रेस करवाते हैं कि ये जो डिफेंसेस है ना, इस वजह से उसको प्रॉब्लम आती है, और इस वजह से वो बिहेव अलग तरीके से करता है। उसके डिफेंसेस किस तरह से वर्क करते हैं, ये हम बच्चे को समझाते हैं, एडोलेसेंट को बेसिकली समझाते हैं। और फिर किस तरह की कोपिंग उसको यूज़ करनी है, वो भी हम इसको सिखाते हैं कि किस तरह के ड्राइव्स हैं और उनका एक्सप्रेशन क्या होता है, एंड देन अगर एक्सप्रेशन है तो उसको कैसे एक्ट करना है उसके ऊपर। फिर उसको जो रिलेशनशिप इश्यूज़ है ना, उसमें क्या रेक्टिफाई कर सकते हैं, वो हम रेक्टिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई करना है अगर कोई रिकरेंट रिलेशनशिप इश्यूज़ हैं, मतलब बार बार जो रिलेशनशिप इशू आते हैं, तो उसको आइडेंटिफाई करना है कि बार बार क्या रिकर हो रहा है, एंड देन ये भी करना है कि जो हो रहा है बार बार उसको ठीक कैसे किया जा सकता है, ये भी हम उसको सिखाते हैं। एंड देन अब उसकी जो नार्सिसिस्टिक इंजरी है, उसकी जो उसकी फीलिंग है नार्सिसिस्टिक इंजरी की, उसको भी हम एड्रेस करवाते हैं। एंड देन उसके साथ एक अच्छा किस तरह से उसको कोहोट कोहेरेंट इंटीग्रेटेड एंड ऑथेंटिक सेंस ऑफ सेल्फ कैसे बनाया जाए, ये भी सेशंस में हम सिखाते हैं कि खुद का ऑथेंटिक सेल्फ क्या होता है, या इंटीग्रेटेड सेल्फ क्या होता है। ये वाली चीज़ें हम उसको समझाते हैं एंड उसको डेवलप करवाते हैं उसके अंदर। साइकोडायनेमिक साइकोथेरेपी ना नॉन डायरेक्टिव है, पहली चीज़। लॉन्ग टर्म होती है ये, और इसका जो फोकस होता है ना, वो ये होता है कि उसके जो लाइफ इस थेरेपेटिक रिलेशनशिप में जो भी इवेंट्स है, उनका इंटरप्रिटेशन हम कर सकें, एंड उसको एक्सप्रेस भी किया जा सके। ना CBT एंड IPT जो है ना, ये इफ़ेक्टिव है, बहुत बहुत इफ़ेक्टिव है जो भी डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं उनको कम करने के लिए। तो इसीलिए ये दोनों थेरेपीज़ हम अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू एंग्जाइटी, जो बिहेवियरल साइकोथेरेपी एंड CBT है ना, ये यूज़फुल माना गया है इन डिसऑर्डर्स को ठीक करने के लिए। ये डिसऑर्डर्स कौन कौन से हैं? जनरलाइज्ड एंग्जाइटी, स्कूल एंग्जाइटी, स्पेसिफिक फोबियाज, पैनिक, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ये सारी के ऊपर ये बिहेवियरल साइकोथेरेपी एंड CBT वर्क करता है। CBT मॉडल की बात करें तो ये एक तो एंग्जाइटी के सिम्टम को हटा देता है। कैसे? वो बच्चे को टीच करता है, एडोलेसेंट्स को टीच कर लेता है अपने मूड्स को मॉनिटर करना, एंड देन ऐसी सिचुएशन जहाँ पे एंग्जाइटी प्रोवोकिंग सिचुएशन है, तो उसको किस तरह से उस सिचुएशन को एंटिसिपेट किया जा सकता है, किस तरह से उसको हैंडल किया जा सकता है। एंड देन डिस्ट्रेसिंग थॉट्स अगर आ रहे हैं तो उसको आइडेंटिफाई करना सिखाते हैं, एंड देन कुछ क्यूज देते हैं, कुछ हम ऐसी हिंट्स या ऐसी ट्रिक्स बता देते हैं कि वो किस तरह से रिस्पॉन्ड करे जब उसको पता है कि दिक्कत आ सकती है उस पर्टिकुलर सिचुएशन में, तो वो हम सिखाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। सो कॉग्निटिव बिहेवियरल कोपिंग स्ट्रेटजीज हम सिखा सकते हैं उसको। देन एक्सपोजर डिसेंसिटाइजेशन एक टेक्निक है, वो हम सिखा सकते हैं। रिलैक्सेशन ट्रेनिंग सिखा सकते हैं। गाइडेड इमेजरी, रिहर्सल ऑफ एडेप्टिव सेल्फ स्टेटमेंट, ये सिखा सकते हैं। देन एडेप्टिव कोपिंग जो है ना, उसको भी एनकरेजमेंट दे सकते हैं हम कि वो अच्छे से करे इन चीज़ों को। जब बार बार यूज़ करेगा तो उसकी आदत हो जाएगी, और उसको पता चल जाएगा कैसे करना है। कभी कभी ना पेरेंट्स एंड फैमिली का भी सेशन हमें लेना होता है, ये भी इंक्लूडेड होता है ट्रीटमेंट प्रोग्राम में। क्यों? क्योंकि कभी कभी पेरेंट्स का जो बिहेवियर होता है ना, वो भी बच्चे की एंग्जाइटी को मेंटेन करने में हेल्प करता है। सो इसीलिए आपको ऐसी स्ट्रेटजीज बतानी होंगी जिसमें बच्चे की एंग्जाइटी घर पे भी मैनेज की जा सके। तो कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज जो होती हैं, जैसे कि कुछ होती है जो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस को पे फोकस करती हैं, है ना, एंड कोपिंग स्किल डेवलप करने में हेल्प करती है, और जो परसेप्शंस है उनको एनहांस करने के लिए कोशिश करती है एफिकेसी एंड कंट्रोल की।
और इनके जो बिहेवियरल अप्रोचेज़ हैं, जैसे कि बिहेवियरल अप्रोचेज़ क्या हम यूज़ कर सकते हैं इनको ट्रीट करने के लिए? डिसेंसिटाइज़ेशन हम कर सकते हैं एंग्ज़ायटी प्रोवोकिंग स्टिमुली की, जो हमने एक डिसेंसिटाइज़ेशन टेक्निक पहले भी पढ़ी हुई है, जिसमें हम रिलैक्सेशन भी करवाते हैं सिचुएशन के साथ। ऑपरेंट रीइंफोर्समेंट ऑफ एडाप्टिव कोपिंग, ये भी एक और टेक्निक है जो हम यूज़ कर सकते हैं। सो ये वाली टेक्निक्स हम बिहेवियरल अप्रोचेस में यूज़ कर सकते हैं, जिसमें एडोलेसेंट को हेल्प हो सकती है। जो एंग्जाइटीज़ होती है ना, वो अलग अलग तरीके की हो सकती है। एक एज में जो चीज़ एंग्जाइटी नॉर्मल मानी जाती है, दूसरी एज में हो सकता है वो एबनॉर्मल मानी जाए। जैसे कि छोटा बच्चा अगर पेरेंट से दूर जाता है तो वो रोने लगता है ना, फियर ऑफ सेपरेशन, जिसे सेपरेशन एंग्जाइटी के नाम से भी जानते हैं। बट वही सेम चीज़ बड़ा करेगा तो बहुत अजीब लगेगा, वो इनअप्रोप्रिएट होगा, राइट? तो एंग्जाइटी का जो सोर्स है ना, वो हमें जानना बहुत ज़रूरी है। क्या वो बच्चे जो एडोलेसेंट है उसको एंग्जाइटी इस वजह से तो नहीं है कि पीयर रिजेक्शन का डर है उसको, या उसके जो फ्रीक्वेंट एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स हैं वो कौन कौन से हैं? सोशल एंग्जाइटी, पैनिक एंड अगोराफोबिया। सो एडोलेसेंट्स जब अपनी कैपेसिटी बढ़ाने लगते हैं, डेवलप कर लेते हैं हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग की, ये पोटेंशियल थ्रेट्स नोटिस करना शुरू कर देते हैं, डेंजर नोटिस करना शुरू कर देते हैं, एंड सोशल एम्बेरसमेंट कहाँ कहाँ से हो सकता है वो भी नोटिस करना शुरू कर देते हैं। एंड इसकी वजह से जो इनके एंग्जाइटी का रेट है ना, वो इंक्रीज़ हो गया है एडोलेसेंट्स में। सो जो हमारा और इनका जो मेन सेंट्रल इम्पोर्टेंस जो ये हमेशा देते हैं, वो किसको देते हैं? पीयर रिलेशनशिप को देते हैं। इनको लगता है कि ये और पेरेंट्स को अवॉइड मारना शुरू कर देते हैं, उनसे इंडिपेंडेंस चाहिए होती है। इनमें ये एक सेक्सुअल रिलेशनशिप्स जो होती है ना, मैच्योर सेक्सुअल रिलेशनशिप की तरफ ज़्यादा जाना शुरू कर देते हैं। एंड देन ये जो कॉग्निटिव बिहेवियरल मॉडल्स हैं, इसमें इन चीज़ों के लिए हम हेल्प कर सकते हैं। नाउ कॉग्निटिव बिहेवियरल मॉडल्स ये भी सजेस्ट करते हैं कि एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स जो होते हैं वो अनरियलिस्टिक अप्रेजल के चक्कर में इन एडोलेसेंट्स को होने लग जाते हैं। तो सीबीटी इफ़ेक्टिव होती है स्कूल फोबिया को ट्रीट करने के लिए। ओवर एंशियस डिसऑर्डर जो होता है, ओवर एंशियस डिसऑर्डर एंड स्पेसिफिक फोबिया, पैनिक डिसऑर्डर, सोशल एंग्जाइटी, जनरलाइज्ड एंग्जाइटी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, इन सब के लिए सीबीटी इज़ बेनिफिशियल। एंड ये भी हमें पता चला है कि सीबीटी जो होती है ना, ये अगर हमने अप्लाई किया तो 3 इयर्स तक वो रिकर होने का कोई चांस नहीं होता है। मतलब दोबारा पेशेंट 3 साल के बाद ही आएगा अगर अच्छे से ट्रीट हो गया तो सीबीटी से। नाउ जो पेरेंट्स होते हैं ना एंग्शियस चिल्ड्रन के या एडोलेसेंट्स के, वो उनको भी एंजाइटी का लेवल उनमें हाई देखने के लिए मिला है। और इस वजह से क्या होता है, जो पेरेंट्स होते हैं ना, उनका जो बिहेवियर है वो बच्चों में और ज़्यादा डिफ़िकल्टी पैदा कर सकता है, या जो डिफ़िकल्टी है उसको मेंटेन भी कर सकता है। सो इसीलिए ज़रूरी है कि क्लिनिशियन को है ना एक बारी पेरेंट्स के मूड को भी चेक करना चाहिए, केयर गिवर के मूड को भी चेक करना चाहिए कि ऐसा तो नहीं है कि बच्चा एडजस्ट नहीं कर पा रहा है क्योंकि उस पेरेंट्स के बिहेवियर का असर भी उसके ऊपर पड़ रहा है। और अगर एप्रोप्रिएट है तो पेरेंट्स को भी रिफ़र करना चाहिए ट्रीटमेंट के लिए। Now next last topic of today's video and today's chapter as well, conduct disorder. कंडक्ट जो प्रॉब्लम्स होती है ना, वो उसमें क्या क्या शामिल है, मतलब आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये कंडक्ट प्रॉब्लम है? पहला है एग्रेसिव बिहेवियर, दूसरा डिसोबीडियंस, तीसरा डिफायंस एट होम और एट स्कूल, एंड रूल मेजर रूल वायलेशंस। सो अगर बच्चा स्कूल में रूल्स ब्रेक करता है, डिसोबीडियंस शो करता है, एग्रेसिव बिहेवियर शो करता है, फैमिली में बात नहीं मानता है, एंड जो एडोलेसेंट्स होते हैं उनमें तो ये बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है क्योंकि ये परसिस्टेंट होता है। एंड बहुत मुश्किल होता है ये वाली जो कंडक्ट प्रॉब्लम्स होती है ना, इसको हैंडल करना एंड इसको ट्रीट करना बहुत मुश्किल काम है। एंड मोस्ट कॉमन जो रीज़न है, जो रेफरल सबसे ज़्यादा आते हैं क्लिनिकल रेफरल, वो इन्हीं इश्यूज़ के कंडक्ट प्रॉब्लम की वजह से ही आते हैं। तो सीरियस कंडक्ट प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो लॉन्ग टर्म में ट्रीट हो पाती है, मतलब बहुत लंबा टाइम लगता है इनको ट्रीट करने के लिए। एंड देन साइकोथेरेपी को हम यूज़ कर सकते हैं, और
इसमें हम ये भी देखते हैं कि बच्चों में क्या-क्या चीज़ें पाई गई हैं। बच्चों में एक तो लो फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस होता है, फिर इनका लिमिटेड सेल्फ अवेयरनेस होता है, देन इम्पेयर्ड एम्पैथी होती है, फिर इंटरपर्सनल रिलेशंस में कॉम्प्रोमाइज़्ड होते हैं ये, फ्रेगमेंटेड होते हैं, नॉन नॉन कोहेसिव सेंस ऑफ सेल्फ होता है। ये वाले इश्यूज भी कंडक्ट डिसऑर्डर के बच्चों में पाए जाते हैं या एडोलेसेंस में पाए जाते हैं। इसमें 3 ट्रीटमेंट्स के बारे में बात किया है। नंबर 1 इज़ एंगर कंट्रोल ट्रेनिंग विद स्ट्रेस इनोक्यूलेशन। सो इसमें जो यूथ है ना, ये जो डिलिक्वेंट है, एग्रेसिव प्रॉब्लम्स को लेके आया है और उसको सीरियस डिफ़िकल्टीज़ हैं अपने आप को एक्सप्रेशन के साथ, एंड एंगर को कैसे रेगुलेट करना है, उसके साथ जल्दी से गुस्सा हो जाता है, चीज़ें फेंकने लगता है, कुछ इस तरह से बिहेव करता है। सो उसमें जो ट्रीटमेंट है उसका एम यही होना चाहिए कि यूथ को ये समझाना कि जो कोपिंग है ना, कोपिंग स्ट्रेटजीज तरह तरह की अवेलेबल हैं एंगर अराउजल को रिड्यूस करने के लिए। देन उसका जो थेरेपी है उसका फोकस ये होना चाहिए कि वो हेल्प करे यूथ को क्या करने के लिए, ऐसे हिंट्स को पकड़ना, ऐसे ट्रिगर्स को पकड़ना जिसकी वजह से उसको एंगर आने लगता है, और फिर इमीडिएट जो एंगर का रिस्पॉन्स है ना उसको सप्रेस करना हम सिखाते हैं सेल्फ इंस्ट्रक्शन की हेल्प से। एंड देन जो अराउजल हुआ है उसको मॉड्यूलेट कैसे करना है, रिलैक्सेशन टेक्निक से या सेल्फ इंस्ट्रक्शनल टेक्निक से, ये सारी चीज़ें सिखाते हैं। एंड देन ये भी सिखाते हैं हम कि कैसे उसको ये भी समझना है कि अगर उसका ये बिहेवियर है, जो एक्सप्लोसिव एंगर है या एग्रेसिव बिहेवियर है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे उसको भी वो कंसीडर करें। जो ट्रेनिंग इंडिविजुअल्स होते हैं उनको असर्टिव होना बहुत ज़रूरी है, एग्रेसिव नहीं होना है, ये ध्यान रखना है। एंड ये जो थेरेपी है ये हम इंडिविजुअली भी दे सकते हैं एंड ग्रुप फॉर्मेट में भी दे सकते हैं, एंड इसमें 12 से 25 सेशंस लग सकते हैं। तो साइको एजुकेशन इज़ वन ऑफ द थिंग दैट वी कैन डू इन दिस थेरेपी। एंड जो थेरेपिस्ट होते हैं ना वो जो कंपोनेंट्स हैं एंगर मैनेजमेंट के वो सिखा सकते हैं एडोलेसेंट को, एंड रोल प्ले स्किल सिखा सकते हैं। रोल प्लेइंग से भी उसको पता चल जाता है कि वो कहाँ पे गड़बड़ करता है। सो ये किया जा सकता है। नाउ सेकेंड टेक्निक इज़ फैमिली बेस्ड थेरेपीज़। इसमें डिसरप्टेड जो फैमिली रिलेशंस होते हैं ना, या पुअर पेरेंटल मॉनिटरिंग होती है, इनकंसिस्टेंट डिसिप्लिन होता है, या क्रॉस जनरेशनल जो कंटिन्यूटीज़ होती है, ये सारे कंट्रीब्यूट करते हैं एग्रेसिव एंड डिसरप्टिव बिहेवियर को यूथ में। तो फैमिली प्रोसेसेस जो होते हैं उनको हमें टारगेट करना होता है इंटरवेंशन में। एक फंक्शनल फैमिली थेरेपी एक थेरेपी है जिसमें हम ये चीज़ों पे वर्क भी करते हैं कि फैमिली के ऊपर कैसे काम किया जाए। जो सोशल लर्निंग है वो बच्चे की फैमिली से ही होती है ना? जो उसका एग्रेसिव बिहेवियर आया है या नॉन कंप्लायंस हुआ है, ये इस वजह से हुआ है क्योंकि फैमिली में कुछ ऐसी चीज़ें चली आ रही हैं। तो जो एग्रेसिव एंड डिसरप्टिव बिहेवियर्स होते हैं वो कभी-कभी ना ऐसे पैटर्न फैमिली के अंदर भी पाए जाते हैं। फैमिली में इंटरैक्शन उसी तरह का होता है। सो प्रॉब्लम बिहेवियर्स जो होते हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब जब वो देखता है कि फैमिली में ही सब लोग ऐसा कर रहे हैं तो वो ऑब्वियसली बाहर भी वैसे ही करेगा, है ना? सो सोशल बिहेवियर जो है वो उसका बहुत बेकार होता है। सो हमें ज़रूरी है कि हम उसको रिवार्ड टेक्निक से प्रो सोशल बिहेवियर सिखाएँ, मतलब अच्छा वाला बिहेवियर सिखाएँ। तो एक रिकरेंट जो पैटर्न है वो उसमें नेगेटिव रीइंफोर्समेंट अगर दे दिया जाए तो हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। सो एडोलेसेंट्स जो होते हैं उनमें वो किस तरह से उस बिहेवियर को कर रहे हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल है, जैसे कि किसी को डराना धमकाना या किसी से आर्ग्यूमेंट करना या किसी तरह से नखरे मारते रहना, ये सारी चीज़ें आप एडोलेसेंट्स में देखेंगे। सो इसको आप तभी ये सारे एवर्सिव बिहेवियर्स की कैटेगरी में आते हैं। तो एवर्सिव बिहेवियर्स को कम करने का तरीका एक ही है कि आप उसको रीइंफोर्स ना करें, मतलब अवॉइड करें। अगर वो इस तरह का बिहेवियर शो कर रहा है तो ऐसा कोई रिएक्शन दो ही नहीं कि वो उसको मज़ा आए करने में। कभी-कभी ना ये इनको ज़्यादा मज़ा आता है कि अगर पेरेंट्स रिएक्ट करते हैं या फिर पेरेंट्स कुछ ना कुछ उसको दे देते हैं, उस बिहेवियर को ना करने के लिए, या उसको एप्रिसिएशन में ही कुछ दे देते हैं।
सो अगर आपको एवर्सिव इंटरेक्शन को रिड्यूस करना है, सो डिसएंगेजमेंट, विदड्रॉइंग, ये आपको देखना पड़ेगा कि पेरेंट्स अगर ये वाली चीज़ें करें कि विदड्रॉ कर ले बिल्कुल, उसका जैसे ही बिहेवियर है तो उससे कोई बात नहीं करनी या उससे बिल्कुल कनेक्शन नहीं रखना कुछ पूरे दिन, तो फिर इस तरीके से ये हो जाता है। तो जो भी एडोलेसेंट है जिसका बिहेवियर ऐसा है जिसे हम रिड्यूस करना चाहते हैं, तो पेरेंट्स का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। वो किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं जब बच्चा ऐसा बिहेव कर रहा है जो हमें नहीं चाहिए। सो अगर पेरेंट्स विड्रॉल शो करने लगते हैं या डिसएंगेजमेंट शो करने लगते हैं तो बच्चे को एक तरह से एफर्मेशन मिल जाता है कि पेरेंट तो रोकते नहीं है, पेरेंट तो मना ही नहीं करते, तो हम तो करते रहेंगे, है ना। सो एक तरह से वो री का काम करता है। सो पेरेंट्स का अगर डिसएंगेजमेंट होता है तो ऑफ कोर्स बच्चे के लिए वो री का काम करता है। और सिमिलरली कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि पेरेंट्स का जो डिसएंगेजमेंट है वो रीइंफोर्स हो जाता है बच्चे का अगर एवर्सिव इंटरेक्शन रिड्यूस हो जाए तो। सो ये वाइसे वर्सा है, वो देख नोटिस करना पड़ता है कि बच्चा किस कब सुधर रहा है, किस किस इंटरेक्शन से, किस बिहेवियर से वो सुधर रहा है। तो फैमिलीज़ का जो कंडक्ट होता है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि किस तरह से जो एडोलेसेंट है वो बिहेव करेगा एंड आगे आगे वो किस तरह से चीज़ों को कंप्लाई करेगा। सो दैट इज़ वाई जो एक कंडक्ट डिसऑर्डर्ड यूथ है वो डिसएंगेज्ड एंड कोहेशन में लैक करेगा अगर फैमिलीज के साथ भी उसका उसी तरह से बिहेवियर रहा है तो अगर फैमिलीज उस तरह से बिहेव करेंगी तो बच्चा भी फॉलो वैसा ही करेगा। तो फैमिलीज का काम होता है एक सही एग्जाम्पल देना, एग्जाम्पल सेट करना बच्चे के सामने। सो अगर यूथ कुछ कंप्लाई नहीं कर पा रहा है पेरेंटल लिमिट्स या रिक्वेस्ट को, तो वो इसी वजह से है क्योंकि घर में भी, फैमिली में भी वैसा माहौल एग्जिस्ट करता है। तो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो एंड यूनिट 1। आई होप आपको ये पूरा यूनिट समझ आएगा एंड अगर ऐसा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें वीडियोज़ को बाकी स्टूडेंट्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।